सबसे पहले हम नर लैंगिक संरचना की बात करेंगे और फिर हम मादा लैंगिक संरचना की बात करेंगे। तो नर लैंगिक संरचना जो होती है पुमंग बच्चों, वो किससे बनी होती है? पुंकेसर से। तो पुंकेसर का गुच्छा या पुंकेसर के समूह को हम क्या कहते हैं? पुमंग। अब एक पुंकेसर में क्या मिलता है बच्चों? पुंकेसर में एक लंबा पतला दंथल होता है जिसे तंतु कहते हैं, और परागकोश या एंथर कहते हैं। अब परागकोश की बात करें, देखो बच्चों, परागकोश को देखो तो परागकोश में दो पालिकाएं होती हैं। तो सामान्यतः पहला परागकोश क्या होता है बच्चों? द्विपालिक होती है। और प्रत्येक पाली के अंदर दो कोष्ठक होते हैं। प्रत्येक पाली के अंदर क्या मिलते हैं बच्चों? दो कोष्ठक पाए जाते हैं। तो दो कोष्ठक, इसका मतलब कुल कितने हो गए बच्चों? चार। कुल चार हो गए, इसलिए परागकोश में चार लघु बीजाणुधानी पाए जाते हैं। ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार लघु बीजाणुधानी पाए जाते हैं। और यही लघु बीजाणुधानी आगे चलकर पराग पुट्टी का विकास करते हैं, है ना। यही लघु बीजाणु आगे चलकर किसमें विकसित होते हैं बच्चों? पोलन सैक्स में या पराग पुट्टी में विकसित होते हैं। अब इसकी भित्ति की बात कर ले बच्चों। अब ये जो लघु बीजाणुधानी है उसकी संरचना कैसी होती है? तो उसमें अपने पास उसकी भित्ति में चार चीजें पाई जाती हैं, चार संरचनाएं उसकी भित्ति में पाई जाती हैं। सबसे बाह्य परत क्या होती है बच्चों? बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर क्या होती है? अंतःस्थितियम या एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के भीतर की तरफ क्या पाई जाती है? मध्य परत। और सबसे आंतरिक परत क्या होती है? टेपिटम। तो चार संरचनाएं हैं। इसमें से ये जो तीनों संरचनाएं हैं बच्चों, कौन कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मध्य परत। ये तीनों मिलकर सुरक्षा प्रदान करती हैं और तीनों मिलकर प्रस्फुटन में काम करती हैं, परागकोश के प्रस्फुटन में, ताकि परागकण उससे बाहर निकल सके। सबसे अलग और सबसे भिन्न परत क्या होती है बच्चों? टेपिटम। ये सबसे आंतरिक परत होती है, सबसे आंतरिक परत है और इसका मुख्य काम होता है पोषण देना। पराग कणों को या लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करने में कौन काम करता है? टेपिटम। इसलिए इसको नर्स टिश्यू कहते हैं। और ये टेपिटम जो होती है बच्चों, ये बहुगुणिता दर्शाती है और बहुकेंद्र की होती है। इसमें भर भर के खाद्य भोजन संग्रहित रहता है। ये बहुगुणिता दर्शाती है और इसमें अधिक मात्रा में गुणसूत्र भी पाए जाते हैं। फिर टेपिटम के सबसे भीतर की ओर क्या पाए जाते हैं बच्चों? बीजाणुजन उत्तक पाए जाते हैं। केंद्र में बीजाणुजन उत्तक पाए जाते हैं और यही बीजाणुजन उत्तक की कोशिकाएं विकसित होकर परागकण या लघु बीजाणु बनाती है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे लक्षण अपन ने देख ही लिए हैं, सारे के सारे। उसके बाद अपने पास बीजाणुजन उत्तक है। ये बीजाणुजन उत्तक अब क्या करेंगे? लघु बीजाणु का निर्माण करेंगे। अब बीजाणुजन उत्तक होते हैं बच्चों, उनकी कोई भी कोशिका, प्रत्येक कोशिका जो है वो पराग माता कोशिका के रूप में काम कर सकती है। किसके रूप में काम कर सकती है? पराग माता कोशिका। और इस पराग माता कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस होता है और मियोसिस से चार लघु बीजाणु बनते हैं। ये चारों लघु बीजाणु एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, मतलब चारों लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में, चारों लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में जुड़े रहते हैं। और किस परत के द्वारा जुड़े रहते हैं? कैलोस परत के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो कैलोस परत के द्वारा चार अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं। ठीक है बच्चों, अब धीरे धीरे जैसे जैसे परागकोश में परिपक्वन होता है, कैलेस एंजाइम इस कैलोस परत को घोलती है और चारों लघु बीजाणु अलग अलग होते हैं। और चारों लघु बीजाणु जब अलग अलग हो जाते हैं तो इन लघु बीजाणु को हम परागकण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब हम परागकण की बात करेंगे। परागकण की साइज आपको ध्यान में रखनी है बच्चों। परागकण की साइज कितनी होती है? 25 से 50 माइक्रोन्स। और इस परागकण के अंदर नर युग्मक पाए जाते हैं। और परागकण के अंदर नर युग्मक पाए जाते हैं, इसलिए परागकण क्या हो गया? नर युग्मक उद्भिद। परागकण क्या है? नर युग्मक उद्भिद। अब परागकण में दो परत पाई जाती है बच्चों, बाह्य चोल जिसको हम एक्साइन कहते हैं, अंतःचोल जिसको हम इंटाइन कहते हैं। बाह्य चोल एक्साइन किससे बनी होती है बच्चों? स्पोरोपोलेनिन से। पूरे पादप जगत में सबसे ठोस पदार्थ क्या होता है? स्पोरोपोलेनिन। इसको अम्लीय, क्षारीय, अधिक तापमान, एंजाइम सबके लिए प्रतिरोधक होता है और इसी के कारण जीवाश्म परागकण के उपलब्ध रहते हैं। लेकिन ये असतत परत है बच्चों। असतत का मतलब है जगह जगह पर आपको ध्यान में रखना है, पराग स्पोरोपोलेनिन नहीं पाई जाती। और जिन क्षेत्रों पे स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होती है या एब्सेंट होती है, उनको जनन छिद्र कहते हैं। और इन जनन छिद्र से ही किसका विकास होता है? इस जनन छिद्र से ही पराग नलिका का विकास होता है। अंतःचोल जो होती है बच्चों, एक सतत परत होती है, वो सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी होती है। फिर क्या होता है बच्चों? फिर अब इसमें समसूत्री विभाजन होगा। परागकण के विकास में क्या होगा? परागकण के विकास में एक समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन से दो कोशिकाएं बनती है। ये एक असमान समसूत्री विभाजन है, क्योंकि इसमें एक बड़ी कोशिका बनती है, छोटी कोशिका बनती है। बड़ी कोशिका को कायी कोशिका कहते हैं, छोटी कोशिका को जनन कोशिका कहते हैं। जो बड़ी कायी कोशिका है वो बड़ी होती है, अधिक भोजन संग्रह होता है और अनियमित आकार का केंद्रक होता है। जो छोटी है जनन कोशिका है बच्चों, वो छोटी है, तरकू आकार की है और उसमें सघन मात्रा में कोशिका द्रव्य पाया जाता है। अब 60% आवृत बीजियों में, 60% आवृत बीजियों में लगभग इस दो कोशी की अवस्था पर परागन पॉलिनेशन होता है। मतलब 60% ज्यादातर आवृत बीजियों में ये परागकण दो कोशिकीय का है, इस अवस्था में परागन देखा जाता है। बाकी बचे हुए आवृत बीजों में क्या होता है बच्चों? ये जनन कोशिका विभाजन करती है, जनन कोशिका विभाजन करके दो नर युग्मक बनाती है। तो दो नर युग्मक और एक कायी कोशिका, मतलब बाकी बचे हुए आवृत बीजों में परागन तीन कोशिकीय स्तर पर होता है। ठीक है बच्चों, तो ये अपने पास परागण हो गए। फिर अपने पास क्या होता है बच्चों? ये ठीक है। फिर अपने पास आता है परागकण के लक्षण क्या क्या है। अब कुछ परागकण जो होते हैं बच्चों, वो एलर्जी उत्पन्न करते हैं। जैसे पार्थेनियम या गाजर घास होती है, पार्थेनियम या गाजर घास के परागकण क्या करते हैं बच्चों? एलर्जी उत्पन्न करते हैं, दमा श्वसनी शोध उत्पन्न करते हैं। और परागकण जो है वो पोषण में धनी होते हैं। इनके मार्केट में इनके टैबलेट्स आते हैं, सिरप्स आते हैं। जो धावक हैं, घोड़े हैं, उनको पोषक तत्व के रूप में परागकण दिए जाते हैं। ठीक है। फिर परागकण को हम जीवन क्षमता बच्चों, तो जितने भी अनाज हैं, जैसे गेहूं है, चावल है, बाजरा है, इन सब के परागकण जो है वो 30 मिनट तक जनन सक्षम रहते हैं। ये सक्रियता या जनन सक्षमता इनकी कब तक होती है? 30 मिनट तक। लेकिन तीन कुल बच्चों, सोलनेसी, लेग्यूमिनेसी और रोजेसी, इन तीनों के जो कुल हैं, इनमें महीनों तक परागकण जीवन सक्षम रहते हैं। ठीक है बच्चों, फिर परागकणों को अगर आप लंबे स्तर पर कई सालों तक संरक्षित करना चाहते हैं, तो परागकणों को संरक्षित करने के लिए पोलन बैंक्स का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें क्रायो संरक्षण, क्रायो प्रेजर्वेशन यूज करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन और -196 डिग्री सेंटीग्रेड, 360 डिग्री तैयारी याद कीजिएगा। ये एक प्रकार का बहिस्थानीय संरक्षण या बाह्य स्थानीय संरक्षण होता है। ठीक है भाई, तो परागकणों की बात हमने कर ली। परागकण ये सारे हो गए।
टैबलेट, सिरप, ये सब है। फिर आता है बच्चों मादा लैंगिक संरचना। अब मादा लैंगिक संरचना में जायांग होता है। जायांग किससे बना होता है बच्चों? स्त्री केसर से। मादा लैंगिक संरचना में जायांग किससे बना है? स्त्री केसर या अंडक से बना होता है। अब स्त्री केसर में क्या मिलता है बच्चों? तीन संरचनाएं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र होता है। अब इसमें ऐसे पुष्प भी होते हैं जिसमें एक ही अंडक मिलता है, और कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जिसमें एक से अधिक अंडक मिलता है। एक अंडपी का उदाहरण होता है हिबिस्कस, और अपने पास बहुअंडपी के उदाहरण होते हैं पेपावर और माइशेलिया उदाहरण होते हैं। ठीक है भाई, तो ये अपने पास पेपेवर, ये युक्तांडपी और वियुक्तांड। बहुअंडपी में याद रखना, जब सारे अंडे एक दूसरे से संलयित होते हैं, युक्तांडपी है पेपेवर, और अलग अलग होते हैं, मुक्त होते हैं, तो वियुक्तांडपी। ठीक है बच्चों, ये अपने पास संरचना हो गई। ठीक है, फिर अंडाशय के भीतर आपको क्या मिलेगा? बीजांड, है ना भाई। वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, अंडाशय है, अंडाशय के भीतर आपको क्या मिलता है? बीजांड। अब अंडाशय के भीतर एक बीजांड के उदाहरण आपको याद रखने, गेहूं, धान और आम। गेहूं, धान, आम में अंडाशय के भीतर एक ही बीजांड होता है, जबकि एक से अधिक बीजांड आपको कहां मिलेंगे? ऑर्किड, तरबूज और पपीता में। इस चैप्टर में भी उदाहरण है बच्चों, उदाहरण पर सवाल बनता है, इसलिए याद रखिएगा। एक से अधिक बीजांड अंडाशय में होंगे, ऑर्किड, तरबूज और पपीता में, और एक ही बीजांड है गेहूं, धान और आम में। ठीक है बच्चों, फिर अपने पास ये बीजांड की संरचना। अब बीजांड में गुरु बीजाणु बनते हैं, तो बीजांड की संरचना या बीजांड को हम गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं। अब देखो, इसमें बीजांड की मुख्य काय 180 डिग्री घूम रखी है बच्चों। इसमें बीजांड की जो मुख्य काय है वो 180 डिग्री घूम रखी होती है। इसको हम प्रतीय बीजांड या एनाट्रोपस बीजांड कहते हैं। इसमें जो इसकी डंडी होती है उसको हम कहते हैं बीजांड वृत्त या फ्यूनिकल, और डंडी और मुख्य काय जहां पर संलयित होता है, जहां पर ये वृंत और मुख्य काय संलयित होती है, उसको हम नाभिका या हाइलम कहते हैं। फिर जो खुला हुआ सिरा होता है बच्चों, उसको बीजांड द्वार सिरा कहते हैं, और बीजांड द्वार सिरे के ठीक सामने, बीजांड द्वार सिरे के ठीक सामने आपके पास निभागीय सिरा होता है। और निभागीय सिरा आपको याद रखना है बच्चों, ये बीजांड का आधारीय भाग है। ये बीजांड का आधारीय भाग होता है। ठीक है, फिर क्या होता है बच्चों, यहां पर अध्यावरण होते हैं दो, बाह्य और भीतरी, दो अध्यावरण होते हैं, और अंदर आपके पास कोशिकाओं का समूह होता है जिसको बीजांड काय कहते हैं। और ये बीजांड काय की कोशिकाएं ही आगे चलकर भ्रूण कोश बनाती है। ठीक है, तो अब अपने पास सबसे पहले ये बीजांड काय की जो कोशिकाएं हैं ये गुरु बीजाणु का निर्माण करेंगी। तो अब अपने पास लघु बीजाणु जनन तो कहां हो रहा था? नर के अंदर। मादा में क्या बनेगा? बीजाणु, गुरु बीजाणु बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब अपने पास क्या आता है? गुरु बीजाणु जनन। अब गुरु बीजाणु जनन में आपने क्या याद रखना है बच्चों? देखो, बीजांड काय जो होती है, बीजांड काय की कोशिका जो कहां की तरफ होती है? बीजांड द्वार सिरे की तरफ। बीजांड द्वार सिरे की तरफ जो बीजांड काय की कोशिकाएं हैं उसमें मियोसिस होता है, और वही मियोसिस से 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, लेकिन उसमें 3 नष्ट हो जाते हैं। 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं क्योंकि उनमें कोशिका द्रव्य बहुत कम होता है, और केवल एक ही गुरु बीजाणु सक्रिय रहता है। तो एक ही गुरु बीजाणु जिसमें अधिक मात्रा में कोशिका द्रव्य है, केवल वही सक्रिय रहता है। अब यह गुरु बीजाणु विकसित होगा। अब इस गुरु बीजाणु में 3 स्वतंत्र केंद्रक विभाजन होते हैं, मतलब केवल केंद्रक विभाजन हो रहे हैं बच्चों, स्वतंत्र केंद्रक विभाजन हो रहे हैं 3। तो 3 स्वतंत्र केंद्रक विभाजन होंगे बच्चों, तो कुल कितने केंद्रक बनेंगे? 8 केंद्रक बनेंगे। तो 8 केंद्रक का निर्माण होता है। अब 8 केंद्रक का निर्माण होता है, उसके बाद उसमें कोशिका भित्ति बन जाती है, और फाइनली 8 केंद्रक 7 कोशिकीय संरचना बनती है। और 8 केंद्रक 7 कोशिकीय संरचना निर्मित होती है, जिसको हम भ्रूण कोश या जिसको हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। और यही भ्रूण कोश क्या है बच्चों? मादा युग्मक उद्भिद, क्योंकि इसमें मादा युग्मक या अंड कोशिका रहेगी। तो 8 केंद्रक 7 कोशिकीय संरचना बनती है, जिसको हम एम्ब्रियो सैक या जिसको हम भ्रूण कोश कहते हैं। ठीक है भाई, अब ये भ्रूण कोश की संरचना देख लें। अब भ्रूण कोश में 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं बच्चों, ये रहा। तो देखो, निभागीय सिरे पर, निभागीय सिरे हमेशा याद रखना, ये आधारीय सिरा होता है बीजांड का। ये बीजांड का आधारीय सिरा होता है। निभागीय सिरे पर 3 प्रतिव्यासांत कोशिकाएं होती हैं, बीच में एक बहुत बड़ा केंद्रीय कोशिका है जिसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक हैं, और बीजांड द्वार सिरे की तरफ, बीजांड द्वार सिरे की तरफ अंड उपकरण होता है, जिसमें एक अंड कोशिका है और 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। तो अंड उपकरण एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाओं से बना होता है। इसमें खास बात क्या होती है बच्चों? ये जो 2 सहायक कोशिकाएं हैं, इनके अंदर विशेष प्रकार के तंतुमय समुच्चय पाए जाते हैं, और ये तंतुमय समुच्चय फिलीफॉर्म अपैरेटस जटिल कार्बोहाइड्रेट का स्रावन करते हैं, जो पराग नलिका की दिशा को निर्देशित करता है। तो पराग नलिका की दिशा को निर्देशित करने में कौन काम करता है? ये फिलीफॉर्म अपैरेटस काम करेगा। ठीक है भाई, तो ये आपके पास भ्रूण कोश है।